प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास न्यू दिल्ली से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। विश्लेषण जो होता है जन्म कुंडली का, वो आपकी मदद ऐसे कर देता है कि आप अपने बारे में जानने लगते हैं। क्या क्षमताएं आपको परमात्मा ऊपर वाले ने, भगवान राम जी ने आपको दे रखी हैं। आपकी कमज़ोरी क्या हो सकती है। बगल में लोग पटाखे जला रहे हैं आज भी। तो आपकी कमज़ोरी क्या क्या हो सकती है। आपके अंदर असीमित ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को किस क्षेत्र में, किस दिशा में लगाने की आवश्यकता है। ज्योतिष में कुंडली दिखाने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम किसी भी ब्राह्मण पे एहसान नहीं करते, अपितु हमारी ऊर्जा से हमारा मेल कराना। और ज्योतिष में भी हम साधारणतया इस बात को समझें कि हम चाहे जैसे भी जीवन जी रहे हों, उस जीने में, उस जीने में हम धर्म को, शास्त्र को, वेद को, पुराणों को और वैदिक पद्धति को, सनातन पद्धति को, सनातन संस्कृति को, सभ्यता को, अपने पूर्वजों के संस्कारों को, अपनी परंपराओं को कितना जोड़ के रखते हैं। और जितना ही हम इसे जोड़ कर रखते हैं, उतना ही हमारा जीवन समृद्ध होता जाता है। इनका जोड़ना ना आपको लोगों का सहयोग, जैसे इसको आप अगर जोड़ लेते हैं, शास्त्र को जोड़ लेते हैं, तो आपको लोगों का, अगर आप इसे लोग ही मान लेते हैं, वेद, शास्त्र, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, ग्रंथ, पद्धति, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, आचार विचार व्यवहार, है ना, गौ, ग्रह, नक्षत्र, गोचर, परिवर्तन, ये जो सारी चीज़ों को जब आप जोड़ लेते हैं तो आपका जीवन बड़ा ही मजबूत हो जाता है। और जब ये आपके जीवन से गायब हो जाते हैं तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, और फिर आपका जीवन कुछ और नहीं, सिर्फ गधे की भांति मेहनत करने वाला मात्र हो जाता है। और अंतिम समय में आप आकर के पश्चाताप करते रहते हैं। जितनी सफलता आपने अभी तक पाई है, उससे ज़्यादा आप और भी क्या पा सकते हैं, ये कौन बताएगा? तो ये ज्योतिष शास्त्र बताता है। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो जन्म कुंडली में देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखना चाहिए। और यहाँ पे ऑन रहा कि फ़ोन लगातार आते हैं। मकर लग्न की कुंडली बनी है, पर मैं सबसे पहले आपको इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। जन्म हुआ है जातक का फाल्गुन माह में। ऐसे लोग जो फाल्गुन माह में जन्मे होते हैं वो प्रेमी स्वभाव के होते हैं। वसंत ऋतु शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ सन्निकट ही बैठे हैं, तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि डिग्री के आधार पर 6 अंश के सूर्य हैं, 20 अंश के चंद्रमा, तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि हो जाएगी। तो शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा कई बार व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी करने वाला बनाते हैं, या स्वतंत्र कारोबार करने वाला, या पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने वाला बना देते हैं। सोमवार को जन्मे हैं और वार के अधिपति होते हैं चंद्रमा, जो कुंभ राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिसके ऊपर चल रही है अभी वर्तमान में 7.5। तो 7.5 के कारण कई बार, हालांकि चंद्रमा और शनि दोनों एक दूसरे से द्विद्वादश के संबंध में हैं, इस वजह से भी, हालांकि फिर भी यहाँ पे चंद्रमा और शनि का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ इतनी बात तो जरूर ही बन रही है कि दोनों एक दूसरे के सन्निकट जरूर बैठे हैं। हालांकि जो प्रभाव जन्म कुंडली में बुध का है, वो बहुत सारे दोषों का तो स्वतः समन कर दे रहे हैं। जैसे त्रिकोण में बैठे हैं राहु, लेकिन बुध जब लग्न में बैठ जाएंगे तो उनका दोष स्वतः बुध समाप्त कर देंगे। शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि में जन्मे लोग, और जन्म समय है सुबह 5:30 बजे का। इस आधार पर भी व्यक्ति का जीवन बड़ा ही रसमय हो जाता है, रसयुक्त हो जाता है, धर्म से जुड़ा हुआ रहता है। बड़ा ही सुंदर शरीर या सर्वांग उसका बड़ा सुंदर होता है, कोई लंबी बीमारी देखने में नहीं आती है। मोक्ष की गति व्यक्ति प्राप्त करने वाला होता है, और अपने व्यय को काफ़ी हद तक संतुलित करने वाला भी होता है। जिम्मेदारियों का निर्वहन उसे बहुत अच्छे तरीके से करना आता है, या वो कर भी लेता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पे अजयिकपाद नाम के देवता का आधिपत्य होता है। इस वजह से अगर आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो ओम अजयिकपदे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए।
साथ ही साथ भृंगराज की जड़ अपने गले में मंगलवार को या तो रविवार को धारण करना चाहिए। तिल तेल या तिल तेल का दीपक नियमित रूप से जलाना चाहिए। बजरंगबली को चमेली का तेल उनके पैरों में लगाना चाहिए। सिंदूर आवश्यक रूप से अर्पित करना चाहिए। सहतूत का वृक्ष निश्चित रूप से लगाना चाहिए। इसके साथ साथ ओम अजैकपदे नमः काले तिल से भरी कटोरी दान करनी चाहिए। घृत में छाया देखकर घृत का दान ब्राह्मण को कर देना चाहिए। शनिवार के दिन चावल निश्चित रूप से लगभग 1 सेर भर का 1 किलो भर के बराबर का दान करना चाहिए ब्राह्मण को। आगे बढ़ के बात करेंगे। और सिद्ध योग में जन्मे होने से व्यक्ति किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता है। बालव करण है ये ठीक होगा, शूद्र वर्ण होगा और मनुष्य गण होगा। इस आधार पर कि व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष तो चलो ठीक है, पर उसके जीवन में तमस तत्व की प्रधानता के साथ साथ राजसिक गुणों का भी संचार होते देखा जाता है। हम ये बात भी समझ लें कि हमारा मन कितना स्थित प्रज्ञ है, हम कितने शांत हैं, कितना हमारा मन दत्तचित्त है, हमारा कंसंट्रेशन कितना बेहतर है और हम लगातार किसी काम को कितना कर पाते हैं। किसी भी कार्य में जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो इस कुंडली को नुकसान कर सकती है। आगे बढ़ के बात करेंगे। लग्न मकर का बना है, नवांश मीन का बना है और दशमांशा धनु का बना है। जरा ध्यान से देखेंगे तो लग्न कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के सप्तमेश बन रहे हैं। यहाँ के लाभ भाव के स्वामी यहाँ के भाग्येश बन रहे हैं। यहाँ के लाभेश यहाँ के भाग्येश, यहाँ के भाग्येश यहाँ के सप्तमेश बन गए। थोड़ा बहुत संबंध बना है। यहाँ पे जो 12वें भाव के स्वामी हैं वो लग्नेश बनते हैं और यहाँ जो जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी हैं, व्यापार भाव के स्वामी, वो यहाँ के रोगेश बन रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि जिम्मेदारी रहेगी, है ना, जिम्मेदारी रहेगी। दशमांशा चक्र का केंद्र बिल्कुल खाली है जो कहीं ना कहीं कारोबार में चिंताएं पैदा करेगा। और नवमांश कुंडली के दशम स्थान में मंगल, शुक्र और सूर्य बैठे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ भी एक घर्षण प्रायः देखने को मिल जाएगा। लग्न कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी का केंद्र में बैठना जहां व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएगा और उनके ठीक पीछे देवगुरु बृहस्पति का बैठना व्यय, बुद्धि, भाग्य और धर्म का नियंत्रण स्थापित करेगा। जबकि भाग्य भाव में मूल त्रिकोण राशि में राहु का बैठना और भाग्य को देखना या लग्न को देखना, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे गुण दोषों से व्यक्ति का जीवन भरा हुआ। उसके जीवन में अच्छे लोग भी आएंगे, उसके जीवन में बुरे लोग भी आएंगे। उसको कभी दान देने में मन लगेगा भी और कभी वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति की तरफ मुड़ता हुआ नजर आएगा। कवि हो जाए, लेखक हो जाए, बाजार को समझने वाला हो जाए, कानून का विशेषज्ञ हो जाए, इंजीनियरिंग करने वाला हो जाए, क्योंकि वस्तुतः राशि जो है वो कुंभ की है, यानी मतलब शनि की राशि है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है देवगुरु बृहस्पति का। तो ऐसे लोग जो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे हैं यानी कि पूर्वा भाद्रपद में, और ऐसे लोग जो शनि के नक्षत्र, शनि की राशि में हैं, तो शनि और गुरु के आपस में संबंध के कारण बहुत ध्यान से देखें तो शनि की 10वीं दृष्टि गुरु पे है और गुरु धर्म का बल बढ़ा रहे हैं। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में पराक्रम का भी बल बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, गुरु ये माता और पिता का भी बल बढ़ा रहे हैं, व्यय का भी नियंत्रण कर रहे हैं और व्यक्ति के जीवन में पत्रकार हो जाए, लेखन हो जाए, एक बहुत अच्छा गुण दोष भी न्याय प्रियता का दे रहे हैं। तो शनि के राशि में और गुरु के नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति के जीवन में तकनीक का विशेष समावेश देखने को मिलता है। उसकी तकनीकी जानकारी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छे शरीर वाला, डिलडॉल वाला होता है और उसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं तर्क और दर्शन दोनों का समावेश होते भी देखा जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें और भी चीज़ें जो समझ में आ जाएंगी कि धन भाव में सूर्य का बैठना व्यक्ति को चिंताओं से ग्रसित भी करेगा, क्योंकि ये मकर लग्न की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं। तो कई बार पैतृक संपत्ति से विवाद भी देखने को मिल सकता है या पैतृक संपत्ति की सुरक्षा व्यक्ति को निश्चित रूप से बढ़ानी होगी। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे हैं सप्तम भाव के स्वामी और साथ ही साथ लाभ भाव के स्वामी भी बैठे हैं। तो लाभ और अष्टम का संबंध जब जन्म कुंडली के सप्तमेश के साथ धन में जाएगा तो व्यक्ति के धन में
अटकने का योग भी लगेगा, या उसके कारोबार में कभी कभी छोटे मोटे असफल होने के पर्दे भी खुलेंगे। और इतना ही नहीं, जब अष्टम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठेंगे तो धन से संबंधित चिंताएं भी देने का काम करेंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिरकार ग्रह जीवन में आतिशबाजी कैसी चला रहे हैं, रंग बिरंगी हैं या नीरस हैं। और ध्यान से समझे तो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, जहां मकर लग्न की कुंडली के लिए एकादशवें भाव यानी कि पापी भाव के स्वामी मंगल भी वहीं बैठे हैं और कुंभ राशि में बैठे हैं। धन भाव के स्वामी जन्म कुंडली में उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं। दशम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में। ये अच्छी बात है जहां व्यक्ति अपने बल पे माता और पिता को सुख देने की पूरी पुरजोर कोशिश करता है, और जब तक वो उसे प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो बेचैन सा ही बना रहता है। और जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और जन्म कुंडली का पापी ग्रह मंगल जब एक साथ वहीं बैठेगा तो कई बार सरकार से व्यक्ति को नुकसान में भी जाते हुए देखा जाता है। इस अवस्था में कई बार व्यक्ति को सरकार से कभी भी कोई बेहतर सपोर्ट नहीं के बराबर मिलता है। 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति और जन्म कुंडली में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 16 अंश के बैठे हैं। वो इस बात का दर्शन करा रहे हैं कि व्यक्ति अपने समस्त जिम्मेदारियों का संपूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से निर्वहन भी करेगा, क्योंकि नवांश चक्र में अगर आप देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र की राशि में बैठे हैं और परिवर्तन भी कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति सूर्य की राशि में और सूर्य देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। दशमांशा चक्र में जिस राशि में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, वो अपनी भाव के अधिपति, उसी भाव का स्वामी वहीं बैठा है और मित्र के संग। अब एक बात जरा और भी है कि धन भाव के स्वामी 6वें भाव में बैठे हैं, तो कारोबार व्यक्ति का जो भी चलेगा उसमें व्यक्ति असफलताओं के साथ आगे बढ़ेगा। थोड़ी बहुत असफलता के योग बनते हैं। उच्च के शुक्र और लग्न में बुध, पंचमें जन्म कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं। पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव है। पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव व्यक्ति को क्रिएटिव क्षेत्रों से जोड़ने वाला बना देता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के तृतीय भाव में उच्च के शुक्र व्यक्ति के जीवन में उस क्रिएटिविटी को संघर्ष भी देते हैं। मतलब आपसे बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपसे निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होंगे, पर फिर भी उनको एक अच्छा खासा मैदान मिल जाता है। जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है वो आपसे ज़्यादा स्थित और उपस्थित हैं उस समाज में जहां आप जगह बनाना चाहते हैं और आप संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष क्यों है? क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी उच्च के बैठे तो हैं, मतलब वो हैं अच्छे सटीक हैं, पर संघर्ष में हैं। क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी जब तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठता है तो कहीं ना कहीं एक अनकहा दर्द जरूर ही दे देता है। व्यय संतुलित है, विचार अच्छे हैं क्योंकि गुरु अच्छे हैं। 12वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठा, इस वजह से व्यक्ति का व्यय संतुलित है, विचार संतुलित है, संबंध सुरक्षित है, विवाह सुरक्षित है। और ये भी बात कहें, विचारों में जो उद्विग्नता आती है, जो एक घर्षण आता है, जो वैराग्यपन आता है, वो देवगुरु बृहस्पति के कारण नहीं बल्कि जन्म कुंडली के सूर्य और चंद्रमा के साथ मंगल के बैठ जाने के कारण होता है। ऐसी अवस्था में कई बार व्यक्ति एकदम ही विशुद्ध वैराग्य की तरफ बढ़ने की स्थिति में या लालसा में चला जाता है। इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि लग्न में बुध बैठे हैं जो 6वें भाव के स्वामी और धर्म भाव के स्वामी होकर के राहु से दृष्ट हैं। तो जीवन में एक ऐसा संघर्ष भी आ जाता है जहाँ व्यक्ति कई बार दूसरों के भी दिमाग में, बुद्धि में या आँखों में किरकिरी बन जाता है। और कई बार उसके परिवार के बहुत ही निकट के लोग उसके शत्रु बने रहते हैं, पर विरोध स्वयं जब तक का नहीं झेल पाएंगे, इस वजह से वो खुलकर इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। बात समझने वाली है, क्योंकि 6वें भाव के स्वामी पे राहु का प्रभाव है, धर्म भाव के स्वामी पे राहु का प्रभाव है। तो राहु इस अवस्था में व्यक्ति की शिक्षा को, व्यक्ति की पद्धति को और व्यक्ति के ऊंचे पद प्रतिष्ठा को बड़ा ही प्रभावित भी करने लगते हैं। हालांकि एक अच्छी बात यहाँ ये है कि वो राहु त्रिकोण में बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं उस भाव का स्वामी इस कुंडली का राजयोग कारक ग्रह होता है।
सिद्धांतकार ये लिखते हैं ना, केंद्र त्रिकोण गो राहु स्थितः सतो सतः। केंद्र में और त्रिकोण में स्थित राहु व्यक्ति को राज्य और कीर्ति देने वाले होते हैं, है ना। शुभाचांतरदशा तस्य राज्य कीर्ति प्रदान राम कहते हैं। तो जन्म कुंडली में राहु नवम भाव में बैठे हैं, तो त्रिकोण के राहु और अंश बल में 24 अंश के हैं, उनके ऊपर राहु के ऊपर शनि और शुक्र का प्रभाव है। इसका अर्थ होगा कि 2 शुभग्रह ही देख रहे हैं, क्योंकि लग्नेश भी इस कुंडली के शुभग्रह ही होंगे। जहां बैठे उस भाव का स्वामी योग कारक है, राजयोग कारक है, तो ये भी अच्छी बात हो गई। और शुक्र की दृष्टि हो गई, और साथ ही साथ मंगल भी देख रहे हैं, जो एक मंगल के कारण यहाँ पे संघर्ष देखने को मिल रहा है। मतलब मंगल और राहु शनि का प्रभाव नवम भाव पे आ गया। ये तो अलग बात है कि शनि इस कुंडली के लग्नेश होते हैं, है ना, लेकिन धन भाव के भी स्वामी होते हैं। तो कहीं ना कहीं लग्नेश के साथ साथ धन भाव के स्वामी हो करके, और जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो मारक दशाओं में भी व्यक्ति को लग्नेश होने के बावजूद भी मारने का काम कर देते हैं, और एक संघर्ष की स्थिति जातक के जीवन में उपस्थित कर देते हैं। यहाँ व्यक्ति कोई बार बहुत बड़ी लग्जरी चीज़ों के पीछे भागना चाहता है, लैविश जिसको बोलते हैं ना, लैविश बोलते हैं, बहुत खूब सुंदर जीवन जीना चाहता है, व्यवस्थित जीवन जीना चाहता है। कई बार उसका जो मन है वो सुंदरता के पीछे भागता है, लग्जरी के पीछे भागता है, सुख सुविधाओं के पीछे भागता है। और जब कभी भी चंद्रमा, जो कि कई बार ऐसा भटकाव दे देते हैं, या फिर कई बार ऐसा विचार देने लगते हैं कि जहाँ व्यक्ति सब कुछ त्याग करके ब्रह्मचर्य की तरफ मुड़ने लगता है। पर इस कुंडली में शिक्षण का क्षेत्र, कलाओं को समझने का क्षेत्र, लेखन और कवि का बन जाना, राजनीति, सर्जन, बहुत नज़दीक से किसी भी विषय को जानना और लोगों तक उसे पहुंचाना, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना, अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया को बताना, इन सभी चीज़ों से व्यक्ति धन कमा सकता है। शुक्र अगर उच्च के बैठे हैं और गुरु अगर स्वग्रही बैठे हैं तो व्यक्ति विदेश में जाकर के भी निश्चित रूप से स्थापित हो सकता है और धन भी कमा सकता है। जब कोई विचार बनते हैं तो उसमें प्रायः आरंभ में एक नेगेटिव जो प्रभाव आता है वो देखने को मिल जाता है, या जो कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है उस कार्य के आरंभ में ही उसके काम इतने बिगड़ने लगते हैं, वो काम इतना बिगड़ने लगता है कि व्यक्ति बीच में से छोड़ देना चाहता है। जबकि अगर वो उस काम पे डट करके मुकाबला कर ले तो निश्चित रूप से उसको उसका पराक्रम, उसका सुख उसे वापस कर ही देगा या लौटा देगा, है ना। लग्न में बुध भाग्य भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं इसका, और इसमें भी क्या बात आई, शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानि च। लग्न में बुध 1000 दोषों का समन कर देते हैं। राहु दोषो बुद्धो हन्यात, राहु के दोषों का समन बुध कर देते हैं। तो सारे सिद्धांत यहाँ लागू हो गए। ऊपर से जन्म कुंडली में किसी भी भाव से चौथे या किसी भी भाव से 10वें अगर कोई शुभग्रह स्वग्रही बैठा हो तो उस भाव का बल वृद्धि हो जाता है। तो भाग्य के बल की वृद्धि गुरु कर रहे हैं। पराक्रम भाव के स्वामी स्वग्रही हैं, पराक्रम से स्वग्रही बैठे हैं, 10 घर आगे बैठे हैं, इस वजह से बल बढ़ा। शनि और गुरु का संबंध प्रत्यक्षतया बन रहा है, इस वजह से भी व्यक्ति की कुंडली में जितने ग्रह हैं वो सारे के सारे ग्रह परिणाम करने वाले बन रहे हैं, और कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो परिणाम नहीं कर रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली में थोड़ी सी स्थिति, अब ग्रहों की डिग्रियों पे थोड़ी सी ध्यान लेके आते हैं। जैसे सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं, 9 अंश 45 कला शतभिखा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल को अस्त करेंगे क्योंकि 9 अंश के बैठे हैं और 6 अंश के सूर्य बैठे हैं, 9 अंश के मंगल, यहाँ पे मंगल देव अस्त हो जाएंगे। मंगल अस्त होंगे तो अच्छी बात है कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षा उसे सताएगी नहीं। और जन्म कुंडली में सूर्य के साथ चंद्रमा बैठे हैं तो कई बार व्यक्ति कुचक्र में फंसता हुआ भी नजर आता है। जैसे वो सूर्य और चंद्रमा जहां मंगल बैठे हैं उसके ठीक पीछे बुध बैठे हैं जो रोगेश भी तो होते हैं, और सम संख्या की राशि में बैठे हैं तो भाग्येश कहे जाएंगे, रोगेश कम होंगे। और बुध लग्न में अगर मकर राशि में बैठे हों और उस पे राहु की दृष्टि हो तो इसका सिद्धांत ये होगा कि अब व्यक्ति के जीवन में संघर्ष,
जुड़ जाता है। वैसे तो बुध बहुत सारे दोषों के समन करने वाले होते हैं, मैंने कहा 1000 दोषों का समन कर देते हैं, पर मकर राशि के लग्न में बैठे बुध राहु या शनि से जब दृष्ट होते हैं तो व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खाने को बेबस कर देते हैं। अगर उनका रहा सहा कुछ अच्छा परिणाम मिल रहा है तो वो इस वजह से मिल रहा है क्योंकि उनके ठीक पीछे बुध और बुध के ठीक पीछे देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और साथ ही साथ वैसी वाशी योग का निर्माण कर रहे हैं जिसके कारण व्यक्ति की चपलता कई बार काम नहीं आती है। एक बात और है, यहाँ व्यक्ति इतना कई बार जब बुध का प्रभाव राहु से प्रभावित होगा तो उसकी राजनीति और उसकी कुटिलता इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो किसी के भी प्रभाव में नहीं आता है। पर नुकसान ये होता है कि उसके आर्थिक क्षेत्र को स्वतंत्रता मिलने में या मजबूती मिलने में कई बार व्यक्ति के जीवन में असफलता के अध्याय जुड़ते जाते हैं, या फिर उसे किसी के यहाँ नौकरी या चाकरी करनी पड़ती है। इस अवस्था में सबसे अच्छा ये होगा कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाए, वहाँ स्वतंत्र व्यवसाय करे, या फिर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर भी अगर आप स्वतंत्र व्यवसाय खाने पीने का करें, पैतृक संपत्ति में कोई रेंटल प्रॉपर्टी वगैरह का करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ इस कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर जमीन से संबंधित कारोबार में भी या पत्थरों से संबंधित कारोबार में भी एक अच्छी खासी सफलता के योग जुड़ेंगे। बुध लग्न में है तो इसका मैंने असर बता दिया। सूर्य द्वितीय भाव में धन से संबंधित चिंताएं देते हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव में व्यक्ति को सुंदर मानसिकता का बनाते हैं, लेकिन 7.5 है, इस वजह से कई बार व्यक्ति अपने अंदर छुपे हुए गहरे पक्ष को प्रकट नहीं कर पाता है, या अपने अंदर छुपी बहुत सारे ऐसे जो बातें होती हैं उसको वो प्रकट करने में असहज महसूस करता है। जबकि जन्म कुंडली में बुध देव लग्न में बैठे हैं श्रवण नक्षत्र में, मैंने उनके बारे में बताई कि कई बार वो संघर्षों को देने वाले भी हो रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं, वहाँ वो आपके व्यय का नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। एक तरीके से अपनी दशा काल में व्यक्ति को वो धनवान और सुखी भी बनाएंगे। दरअसल बात ये भी है कि पीछे अभी वर्तमान में दशा जो चल रही है वो शनि की चल रही है, और वो शनि द्वितीय भाव के स्वामी होकर के राहु और केतु के प्रभाव में आकर के कहीं ना कहीं उनके ठीक पीछे सारे के सारे जो हैं वो अमावस्या दोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, या फिर सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जा रहे हैं, तो ये शनि के संघर्ष को बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। और शनि जो लग्नेश होते हैं तृतीय भाव में बैठ रहे हैं तो व्यक्ति को बहुत मेहनत ही करनी पड़ती है। इस वजह से भी कई बार शनि लग्नेश होने के बावजूद भी जातक के जीवन में अच्छे परिणाम करते हुए नजर नहीं आते हैं। और उसके बाद शुक्रदेव की बात, मैं तो ये बात कर रहा था मंगलदेव की। मंगल 9 अंश के बैठे हैं सतविखा नक्षत्र में, और बुधदेव जन्म कुंडली में लग्न में 12 अंश के बैठे हैं। ये व्यक्ति को सुंदर बना देते हैं। बुधदेव यहाँ पे व्यक्ति बड़ा ही अच्छी मानसिकता का हो जाता है। शुक्रदेव जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं तो आराम तलबी बना देंगे। गुरु से केंद्र में है तो शुक्र की दशा में करियर का लाभ मिलेगा। बुध से केंद्र में तो कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, पर बुध से द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठे हैं जो व्यक्ति के मनस्थिति को कई बार कमजोर कर देते हैं या व्यय का अतिरेक जीवन में बना रहता है। बुध से द्वितीय भाव में जो मंगल बैठे हैं वो व्यक्ति को निर्णय लेने वाला बना देते हैं, और बुध से द्वितीय भाव में जो सूर्य बैठे हैं वो व्यक्ति को जल्दी निर्णय लेने में दिक्कत महसूस करवाते हैं। और शुक्रदेव जन्म कुंडली में ठीक है, पर सामान्यतया वहाँ पे पापग्रह के साथ बैठे हैं तो लगभग ठीक बैठे हैं। अपने मित्र के साथ बैठे हैं तो कोई खराबी नहीं है। शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके गुरु अगर स्वग्रही नहीं होते तो ये कई बार संघर्ष और बढ़ जाता, पर शनिदेव लगभग अपने जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति स्वग्रही होकर के कम से कम शनिदेव को एक अनकहा बल तो दे ही रहा है। नवांश चक्र में वो शनिदेव जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठ रहे हैं, फिर भी अपनी दशा काल में जातक को यश मान पद प्रतिष्ठा तो देंगे ही देंगे। कई बार संतति का लाभ या विवाह आदि के पक्ष के उजागर करने वाले भी बन जाते हैं। दशमांसा चक्र के लिए वो शनिदेव 12वें भाव में बैठे हैं। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति या लगभग 2 शुभ ग्रह के साथ जो स्थिति बन रही है वहाँ व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाने पर ही विशेष सफलता मिलती हुई नजर आती है।
द्वितीय भाव में जो बुध बैठे हैं दशम भाव के स्वामी होकर के, इस वजह से बुध की दशा में व्यक्ति का कारोबार सेटल होगा और लगभग शनि की दशा से ज़्यादा लाभ उसे बुध की दशा में प्राप्त होगा। पक्की बात है। तो ये बात रही शनि की। राहु जन्म कुंडली में ठीक बैठे हैं, मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं तो थोड़ा बोड़ा रोग देते हैं और कई बार व्यक्ति के कम्युनिकेशन को कमज़ोर करते हैं, जिसके कारण कि कई बार उसका आत्मविश्वास भी टकरा जाता है ना, मतलब चुनौतियों से टकराता है और टूट जाता है, फिर उसे अपने आप को इकट्ठा करना पड़ता है। बार बार व्यक्ति कछुए की भांति धीरे धीरे चलने वाला होता है, स्थिर, बहुत नज़दीक से जाकर के चीज़ों को पकड़ता है, समझता है, अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, पर फिर समुद्र की लहरें आती हैं और उसे छू करके चली जाती हैं। ऐसा मतलब परेशानियां हैं। केंद्र में बिल्कुल ही ग्रह नहीं है कोई ना, इस वजह से एक परेशानी आती है। ये तो बुध हैं जो कम से कम ठीक हैं। पंचम भाव के स्वामी संघर्ष में जा रहे हैं। भाग्य भाव में राहु कई बार ऊंचाई पे चढ़ने का एक बल तो देते हैं, पर वस्तुतः वो कई बार आपके पाँव जो होते हैं उसको खींचने का काम भी कर देते हैं। नवमांसा के बाद दशमांसा चक्र में केंद्र का खाली होना, पंचम भाव में उच्च का होना सूर्य का, ये बहुत अच्छा है, पर अष्टम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठ रहे हैं, इस वजह से एक संघर्ष भी मिल रहा है। तो नवम भाव के स्वामी का पंचम भाव में उच्च का होना, लग्न के अधिपति का तृतीय भाव में होना, पंचम भाव के स्वामी का तृतीय भाव में होना, पंचम भाव में शत्रुग्रही शनि का होना और पंचमेश का जन्म कुंडली में बुध के साथ बैठना जो सप्तम भाव के स्वामी हैं राहु से दृष्ट हैं, इस वजह से व्यक्ति के यश मान पद प्रतिष्ठा में संघर्ष की स्थिति डाल दी जाती है। ये कारण है। सूर्य जन्म कुंडली में शतभिखा नक्षत्र में बैठ करके आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके आपको इमोशनल बना रहे हैं, जहां आप दूसरों के लिए बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं और निरंतर सोच रहे हैं कि कैसे प्रगति को प्राप्त किया जाए, पर व्यक्ति ज्यों-ज्यों काम को करने चलता है उसके लग्नेश चूंकि छठे भाव में है तो संघर्ष मिल जाता है। इसी संघर्ष के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, अन्यथा ये जीवन ऐसे यूं ही लगभग बीत जाएगा। कमर कस के तैयार होइए, खुद को बाजार में लेके आइए। मंगल जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर वो कई बार उत्तेजित स्वभाव दे देते हैं और व्यक्ति बहुत जल्दी ही उखड़ जाता है परिस्थितियों से। बुध जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति इमोशनल बिहेवियर करने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस आधार पर व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और अच्छा है, उसे अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। साथ ही साथ अगर वो व्यक्ति चाहे तो पूर्वजों के किए गए कृत्य को भी आगे बढ़ाने वाला, अपने पीछे संपत्ति छोड़ने वाला और महिलाओं का सम्मान करने वाला भी होता है। महिलाओं से वैर रखने वाला तो नहीं होता, पर उनका आदर सदैव अपने हृदय में बनाकर रखने वाला होता है। न्याय प्रिय और उच्च दार्शनिकता के तत्वों को समझने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्रदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर आपके अंदर चुनौतियों को स्वीकार करने का बल है, पर ये शुक्रदेव चूंकि उच्च के बैठे हैं इस वजह से कई बार व्यक्ति को जीवन में एक अलग तरीके की कंपटीशन में भी ले जा करके बिठा देते हैं, जहां व्यक्ति अपने आसपास के मित्रों को और सहपाठियों को देख करके अपने आप को पिछड़ा हुआ सा महसूस करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन्म कुंडली के पंचमेश कहीं ना कहीं शनि राहु केतु के संपर्क में आकर के खुद को संघर्षों में भी डाल रहे हैं। राहु जन्म कुंडली में शुक्रदेव के बाद अगर मैं शनिदेव की बात करता हूं तो शनिदेव आपकी कुंडली में दार्शनिक चिंतन वाला, मेहनत करके धन कमाने वाला या ऐसी मानसिकता देने वाला कि नहीं मैं जो कुछ भी करूंगा अपने बल पे ही करूंगा, मुझे किसी की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे मुझे 2 के बदले 5 वर्ष ही क्यों न लगाने पड़े। ये जो स्वाभिमान होना या अभिमान कहें या स्वाभिमान कहें, अभिमान नहीं स्वाभिमान ही कहूँगा, तो इससे ये शनि के कारण प्राप्त होती है। राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि मंगल से दृष्ट हैं, त्रिकोण में बैठे हैं। थोड़े से भी अगर घट करके पीछे आ जाते, मतलब अष्टम भाव में आ जाते, तो संघर्ष और भी ज़्यादा बढ़ जाता और व्यक्ति की मानसिक छवि और भी ज़्यादा कमज़ोर होती। यहाँ तक इतनी बात है। अब एक बात और भी समझते हैं, दशाओं में कौन सा ग्रह कैसा परिणाम दे सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जन्म कुंडली में सूर्य की। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। सूर्य जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में कुंभ राशि में बैठे हैं अष्टमेश होकर के,
ये संघर्ष बढ़ा रहे हैं, या कई बार अपने आगोश में चंद्रमा को भी ले रहे हैं, बुध को भी ले रहे हैं और मंगल को भी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रभाव की कमजोरी दिखाई दे रही है इन ग्रहों में, जिनको वो अपने प्रभाव में डाल रहे हैं। नवांश चक्र में वो ग्रह दशम स्थान में बैठा है और दशमांशा चक्र में वो सूर्यदेव उच्च के हो रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि ये सूर्यदेव अपनी दशा काल में आपके चाहे कितने ही नुकसान में हों, पर फिर भी आपके अंदर पराक्रम का संचार करेंगे और आपको आगे बढ़ाने की नियत बुद्धि देंगे। चंद्रमा कुंभ राशि में, नवांश चक्र में मेष राशि में, जबकि दशमांशा चक्र में सिंह राशि में बैठे हैं, और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति उच्च का होता है। और नवांश कुंडली में सूर्य चंद्रमा कुंभ राशि में, राशि के सन्निकट ही शनिदेव बैठे हैं, उच्च के शुक्रदेव, और जन्म कुंडली में स्वग्रही गुरु, दो ग्रहों का बल यहाँ मिल गया। दशमांशा चक्र में इसी राशि में बैठे, इसी भाव में यहाँ भी, तो चंद्रमा वर्गोत्तम हो जाते हैं। इस कारण से यहाँ पे चंद्रमा भी अपनी दशा काल में पराक्रम और यश की वृद्धि करने वाले ही होंगे। मंगलदेव जन्म कुंडली में कुंभ राशि में, जबकि नवांश चक्र में वो होते हैं भाग्य भाव के स्वामी और दशम स्थान में बैठे हैं, ये महान राजयोग बना रहे हैं। इस आधार पर मंगलदेव अपनी दशा काल में व्यक्ति के जीवन में उसके पराक्रम का सुख देंगे, और इतना ही नहीं, उसके समस्या को समझने की शक्ति और तीव्र रणनीति बनाने की उम्मीद भी जागृत करेंगे। मंगलदेव के बाद बुधदेव जो बने हैं वो जन्म कुंडली में मकर राशि में और यहाँ बैठ रहे हैं मेष राशि में। इसका अर्थ होगा कि ये ग्रह अपनी दशा काल में और दशमांशा चक्र में वापस मकर राशि में जा रहे हैं दशम भाव के स्वामी होकर के। इस वजह से व्यक्ति चाहे जैसी भी स्थिति में रहे, मेहनत करने की आवश्यकता है या मेहनत करने वाला है, या ये भी कह सकते हैं कि जब वो बुध की दशा में उसके पास काम आने लगेगा तो लगातार उसके पास काम रहेगा, और बुध उसको अपनी दशा काल में भवन, भूमि, वाहन, अपने संसार की सारी सुख सुविधाओं से जोड़कर रख देने वाला बना देंगे। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में बैठे हैं, नवांश चक्र में सिंह राशि में, दशमांशा चक्र में वृष राशि में जा रहे हैं। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति भी अपनी दशा काल में तीर्थयात्रा, दर्शन, धर्म, आध्यात्म और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला, पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा रहने वाला बना देंगे। जीवन में विवाह थोड़ा विलंब से भी होता है, क्योंकि द्वितीय भाव में चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठ गए हैं, इस वजह से मंगल भी अस्त हो गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो देवगुरु बृहस्पति हो गए, शुक्रदेव मीन राशि में, नवांश कुंडली में धनु राशि में, दशमांशा चक्र में स्वग्रही हो रहे हैं। इस वजह से शुक्रदेव अपनी दशा काल में व्यक्ति को यहाँ भी वो सुख जोड़ने वाला ही बना रहे हैं या बन रहे हैं। इस अवस्था में कई बार शुक्र की दशा में माता और पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी देखने को मिल सकती है, हमें उनका ध्यान रखना होगा। शनिदेव आपकी कुंडली के लग्न चक्र में मीन राशि में, नवांश चक्र में कर्क राशि में बैठे हैं और दशमांशा चक्र में वो जा रहे हैं वृश्चिक राशि में, पर गुरु, शुक्र और मंगल का प्रभाव है। इस वजह से कर्म क्षेत्र के लिए शनि की दशा अच्छी रहेगी। व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है या उसके पास ये बुद्धि है कि नहीं मुझे कुछ करना है, पर वो सपोर्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि कई सारे ग्रहों का प्रभाव ऐसा कमज़ोर भी दिखाई दे रहा है, जैसे चंद्रमा, जैसे मंगल आदि। लेकिन शनिदेव अपनी दशा काल में जिस स्थिति में बैठे हैं उसमें ये ग्रह आपको लगभग, हालांकि अब तो दशा शनि में राहु, शनि में गुरु वाले में अच्छी दशा मिल रही है, तो ये यश, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि, संतान, पुत्र पौत्र आदि का तो योग नहीं है इसमें, पर हाँ निश्चित रूप से जाते जाते आपके मार्गदर्शन में या आपको मार्गदर्शन देकर जाएंगे। राहु जन्म कुंडली में कन्या राशि में, नवांश चक्र में सिंह राशि में, दशमांशा चक्र में ये मकर राशि में जा रहे हैं, शनि से दृष्ट हैं, गुरु का प्रभाव है। इस वजह से राहु आपकी कुंडली में कमज़ोर नहीं है, वो बहुत अच्छे बैठे हैं। दशाओं के क्रम में अगर मैं बात करूंगा तो शुक्र की दशा, गुरु, सूर्य और बुध के साथ शनि की दशा के साथ चंद्रमा की दशा संतान और आपके परिणाम को प्राप्त कराने वाली बनेंगी, जबकि सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र कारोबार में, करियर में सहयोगी साबित होंगे। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करता हूं तो चंद्रमा और शुक्र आपके माता और पिता दोनों के सुखों की वृद्धि करने वाले हो रहे हैं। गुरु और राहु के साथ शनि की दशा माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं को देने वाली हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर इस कुंडली में राहु और केतु के साथ
सूर्य और मंगल की दशाएं स्वास्थ्य में पेट की परेशानियों को बढ़ाने वाली भी नजर आ रही हैं। गुरु और मंगल के साथ चंद्रमा, सूर्य और शुक्र की दशा व्यक्ति के दार्शनिक चिंतन को वृद्धि देने वाली, धार्मिक कृत्य कराने वाली साबित हो सकती है। शनि, गुरु, चंद्रमा और बुध की दशा व्यक्ति के प्रभावों को और अपनी दशा काल में मानसिक संतुलन की वृद्धि करने वाली और थोड़ी धीरे धीरे परिणाम को देने वाली भी हो सकती हैं। जबकि शुक्र, सूर्य, राहु, केतु और मंगल संघर्षों के साथ व्यक्ति को आगे लेके जाएंगे। बुध की दशा इस कुंडली को अच्छी स्थिति में लेके जाएगी। सिर्फ नवांश चक्र के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो मंगल, सूर्य और शुक्र की दशा में मंगल और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी, जबकि गुरु थोड़े बहुत संघर्षों के साथ परिणाम देंगे। इसके अतिरिक्त शनि देर से परिणाम देते हुए भी नजर आएंगे। चंद्रमा, शनि, बुध और साथ ही साथ केतु मानसिक तनावों की वृद्धि करने वाले भी बन रहे हैं। इतना ही नहीं, बुध की दशा में व्यक्ति के पास काम आ जाएगा, शनि की दशा में व्यय बढ़ेगा और आमदनी बनी रहेगी, सूर्य की दशा में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, जबकि शुक्र की दशा में संघर्ष और चुनौतियों को स्वीकार करने का बल मिलेगा, अनुभवों की वृद्धि होगी। नक्षत्र के आधार पर बात करते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में दान देना और इसके साथ श्रवण, उत्तराषाढ़ा, पुष्य, भरणी, उत्तरा फाल्गुनी, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। अंक आपकी कुंडली के लिए 8 और 2 अच्छा रहेगा। दिन आपकी कुंडली के लिए शुक्रवार और बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा। राशियां वृष और कन्या की अच्छी रहेंगी। धन कमाने के लिए पूरब और उत्तर अच्छा रहेगा। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो पश्चिम दिशा में रहे तो अच्छा रहेगा। माता और पिता का प्रभाव आपकी कुंडली में ठीक दिख रही है, पर पिता और माता को धन देने की स्थिति भी इस कुंडली में बनी हुई है। 12वें भाव के गुरु कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा शांत करने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन या कंफ्यूजन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी वाणी को और अपने क्रिएटिव थॉट को और भी ज़्यादा रिसर्च में लेके जा सकते हैं कि क्या आप उसमें कुछ नया और बेहतर कर सकते हैं। मेहनत मेंटेन करने से नहीं होगा, पर इसको और ज़्यादा बढ़ाने की भी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमारा मन शांत रहे, हम अपने वास्तु देवता की पूजा स्वयं से करेंगे और कुल देवता की पूजा के साथ अपने पितरों की पूजा भी स्वयं से करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारा जो प्रेम है वो लोगों को मिल रहा है, पर लोगों के प्रेम से हम अछूते हैं। इस कुंडली में नौकरी और व्यापार में नौकरी ज़्यादा अच्छी है, व्यापार दूसरे नंबर पे कर सकते हैं, पर सरकारी नौकरी का योग थोड़ा कम सा है। इस कुंडली का रिसर्च और मन में जो उठने वाले विचार हैं वो प्रभावित हैं और कई बार वो डरा हुआ सा है। भाग्य को बल देने के लिए गणेश जी की खूब पूजा करनी चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश जी को दुर्वा, शिव जी के मंदिर का दर्शन और साष्टांग प्रणाम निश्चित ही रूप से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये कुंडली चाहे कैसी भी परेशान रहे, अपने करियर को सेटल कर लेगी और निश्चित रूप से जितना भी संघर्ष है उसकी क्षतिपूर्ति भी जीवन में कर ही लेगी। इसके साथ साथ आप चाहे जितना भी प्राप्त करें, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी 100% से भी ज़्यादा गुणी अच्छी है और इस कुंडली को विदेश में जाना चाहिए और इधर नहीं भटकना चाहिए। बाहर जाएं, अपने जन्म स्थान से दूर जाएं। कुछ इसी तरीके से आज के इस मारक की अगर मैं चर्चा कर दूं तो शनि, मंगल और मारक होंगे और कई बार शनि और मंगल ही मारक होंगे ज़्यादातर तो, और राहु भी कई बार परेशान करने वाले बन सकते हैं। तो इन तीनों ग्रहों की दशाओं में हमें सावधान रहना होगा। कोई भी परिणाम अगर आपको देखूं तो अगर भवन भूमि से संबंधित अगर कोई भी परिणाम प्राप्त करना हो तो आप शुक्र और बुध के साथ गुरु और सूर्य की दशा में भवन भूमि से संबंधित कोई भी निर्णय यानी कि खरीदना और बेचना ले सकते हैं। माता और पिता को लेकर के अगर कोई भी सावधानी बरतनी होगी तो वो गुरु और राहु के साथ शनि की दशा में बरतनी होगी। बाकी इस कुंडली में स्वास्थ्य में राहु, केतु, सूर्य और मंगल की दशा में हमें स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।